वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्टडी विद एटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 द इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी। इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी क्या है? हमारी ऐसे टर्म्स जो हमारे जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के पार्लेंस में यूज होते हैं, और क्या क्या टर्म्स हैं जो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के टर्म्स में यूज होते हैं, मतलब लाइफ इंश्योरेंस में ही उन टर्म्स के बारे में आप पढ़ेंगे, और ऐसे टर्म्स जो सिर्फ जिनका यूज सिर्फ और सिर्फ जनरल इंश्योरेंस के टर्म्स में होता है, इंश्योरेंस जब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 द इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। So now we'll study about insurance advisor. Now, what is an insurance advisor? An insurance advisor is someone who provides specialized guidance and advice for investment in various insurance scheme, है ना। तो एक इंश्योरेंस स्कीम में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो उस स्कीम के बारे में जो आपको एडवाइस दे, स्पेशलाइज्ड गाइडेंस दे कि हाँ ये स्कीम कैसी है, ये सही है आपके लिए, आपके रिस्क एपेटाइट के लिए सही है कि नहीं है, तो इसकी जो जानकारी दे उसे हम क्या कहेंगे? इंश्योरेंस एडवाइजर। ये एडवाइस आपको फ्री में देगा क्या? नो, देयर इज अ स्टिपुलेटेड फी और चार्ज लेविड ऑन द कस्टमर और इन्वेस्टर फॉर द सर्विसेज ऑफर्ड बाय द एडवाइजर। ठीक है। और एडवाइजर क्या यूं ही आपको दे सकता है? नो, एडवाइस आपको दे रहा है तो ही शुड हैव अ लाइसेंस फॉर दैट पर्पस, है ना, और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले किसकी बात हुई? हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर की। वो क्या करता है? हमारा स्पेशलाइज्ड गाइडेंस देता है हमें कौन सी इंश्योरेंस स्कीम सूट करेगी हमारे टेन्योर के लिए, हमारे रिस्क एपेटाइट के लिए, हमारे जो हमारा बिजनेस हम कर रहे हैं या हम जॉब कर रहे हैं, जो भी हमारा मोड है ना, उसके लिए हमें राइट एडवाइस कहाँ से मिलेगी? इंश्योरेंस एडवाइजर से मिलेगी। नाउ विल स्टडी अबाउट प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर कौन हुआ? इंश्योरेंस एडवाइजर जिस इंसान को अपनी स्कीम्स के महत्व को समझा रहा है, वही तो हुआ हमारा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। जो इस महत्व को समझ लेगा और वो स्कीम खरीद लेगा तो हमारा कस्टमर बन जाएगा। लेकिन जब तक उसने स्कीम खरीदी नहीं है एंड द इंश्योरेंस एडवाइजर उसे स्कीम के प्रोस एंड कॉन समझा रहा है, तो हमारे लिए क्या हुआ? वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि इंश्योरेंस एडवाइजर और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर क्या हुए। ठीक है। थर्ड इज इंश्योरर। इंश्योरर के बारे में हमने काफी बात कर लिया है। इंश्योरर एक ऐसी कंपनी है जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को वो पॉलिसी देगी, है ना। पॉलिसी कौन इशू करेगा? देखिए, इंश्योरेंस एडवाइजर किसके लिए काम करता है? इंश्योरर के लिए काम करता है। और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर किसके पास आता है इंश्योरेंस लेने? इंश्योरर के पास काम आता है। इंश्योरेंस एक कंपनी है जो आपको पॉलिसी देती है। ठीक। इंश्योर्ड क्या होता है? जिसको जब प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हमारी स्कीम खरीद लेता है, ठीक है, सपोज उसने LIC से कोई लाइफ इंश्योरेंस प्लान खरीद लिया, तो वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से क्या बन जाएगा? कस्टमर बन जाएगा। वो कस्टमर क्या कहलाएगा? हमारा इंश्योर्ड कहलाएगा। उसने कोई भी पॉलिसी खरीदी है तो वो उस पॉलिसी के लिए इंश्योर्ड कहलाएगा। अब व्हाट इज द रोल ऑफ अंडरराइटर? व्हाट इज अंडरराइटर? देखो, जब भी इंश्योरेंस का बिजनेस है वो एक प्रपोजल से शुरू होता है। प्रपोजल, एक एप्लीकेशन आती है, ठीक है, उसे प्रपोजल बोलते हैं। वो प्रपोजल कौन देता है? हमारा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर बना के देता है। उसमें लिखा होता है कि हम क्या इंश्योर कराना चाह रहे हैं, ठीक है, या कैसा हमें कवर चाहिए। अब प्रपोजल में जो लिखा रहता है वो अंडरराइटर के पास जाता है। अब अंडरराइटर क्या उसको देखता है कि अच्छा इसको फायर इंश्योरेंस चाहिए। अब वो देखेगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के लिए हम उसे पॉलिसी इशू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है। और पहला, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये कौन बताएगा? अंडरराइटर बताएगा। दूसरा, अगर कर सकते हैं इंश्योरेंस, उसे इशू कर सकते हैं पॉलिसी, तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है। और टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद तीसरा क्या होगा? प्रीमियम क्या चार्ज करना चाहिए। ठीक है। तो ये तीन चीजें क्या हुई हमारी? सबसे पहले, वेदर द इंश्योरेंस कैन बी गिवन टू द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, जिसने भी हमें प्रपोजल बना के दिया है। सेकेंड, वेदर दैट इफ इंश्योरेंस कैन बी गिवन, व्हाट वुड बी द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दैट पॉलिसी। यहाँ भी प्रीमियम पे आती है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। तीसरा, और अगर हमने उसे टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद क्या प्रीमियम लेना है, ये तीन चीजें कौन डिसाइड करेगा? हमारा अंडरराइटर डिसाइड करेगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। इंश्योरेंस एडवाइजर क्या करता है? एडवाइस करता है, प्रीमियम सर्विसेज टाइप देता है आपको कि ये एक कंसल्टेंट की तरह काम करता है। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को देता है। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर अपना प्रपोजल बना के इंश्योरर के पास आता है। इंश्योरर जब उसे पॉलिसी इशू कर देता है तो वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इंश्योर्ड बन जाता है। इंश्योर्ड बनने से पहले वो जो पॉलिसी होती है वो अंडरराइटर के पास जाती है और वो तीन चीजें चेक करता है
कि पहले इंश्योरेंस उसे दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। ठीक है, दिया जा सकता है तो क्या टर्म्स में दिया जा सकता है, और अगर दिया जा सकता है तो किस प्रीमियम पे उसे देना चाहिए। आई होप ये 5 चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। प्रीमियम के बारे में हमने काफी बातें की हैं। व्हाट इज प्रीमियम? प्रीमियम इज द अमाउंट ऑफ मनी और कंसिडरेशन दैट हैज टू बी पेड इन एक्सचेंज फॉर इंश्योरेंस। जब भी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको एक्सचेंज में जो वैल्यू से कंपनी को देनी पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड एज इंश्योरेंस प्रीमियम। सपोज कोई भी पर्सन है वो इंश्योरेंस के लिए जाता है, ठीक है, और टर्म्स एंड जो कंडीशंस हैं हमने एग्री कर ली, इंश्योरर ने हमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी, उसके लिए हम एग्री हो गए, तब हमें क्या करना पड़ेगा? पॉलिसी को कल्मिनेट करने के लिए हमें प्रीमियम को पे करना पड़ेगा। ठीक है, और प्रीमियम को पे करेंगे फिर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा और रिस्क शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमारा प्रीमियम हमने दिया और हमें पॉलिसी मिली, देन द रिस्क इज स्टार्टेड, है ना। ये स्टेज क्या कहलाती है? इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड बाय द इंश्योरर। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी एक एविडेंस होती है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी रहती है कॉन्ट्रैक्ट की, और प्रॉमिसेस लिखे रहते हैं जो इंश्योरर करता है, ड्यूटीज लिखी रहती हैं पॉलिसी होल्डर की कि आपने पॉलिसी ली है तो आपकी क्या ड्यूटीज हैं, और कंडीशंस उसमें सारी मेंशन रहती हैं। ठीक है, और कुछ चीजें और होती हैं जैसे कि एंडोर्समेंट हो गया, सम इंश्योर्ड हो गया, टेन्योर हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एंडोर्समेंट्स की। एंडोर्समेंट क्या होता है? सपोज आपने पॉलिसी बनाते समय सपोज आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, ठीक है। अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जब आपने ली, देन यू आर सिंगल नाउ, व्हेन यू आर सिंगल एंड नाउ यू वांट टू ऐड समवन। ठीक है, अभी इसको नॉर्मली समझते हैं। ठीक है, नाउ यू वांट टू ऐड समवन, तो अगर आपने पॉलिसी में कोई भी चेंजेस किए, दैट चेंज इज कॉल्ड एज एंडोर्समेंट टू द पॉलिसी। Any amendments to the standard policy conditions, these amendments are called endorsements and would normally be written separately। इसमें क्या होता है कि जो पॉलिसी कंडीशंस होती हैं वो अलग से लिखी रहती हैं और साइंड किया होता है इंश्योरर द्वारा। ठीक है, एंडोर्समेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी पर्सन को ऐड करना ही एंडोर्समेंट है। आपने 5 लाख की पॉलिसी ली थी, नाउ यू वांट टू इंक्रीज दैट सम इंश्योर्ड, ठीक है, वो भी एक एंडोर्समेंट है। सिमिलरली देयर आर मेनी एंडोर्समेंट्स व्हिच कैन बी डन, बट दे शुड बी सेपरेटली मेंशन्ड, है ना, और साइन किए जाने चाहिए इंश्योरर से। अब सम अश्योर्ड क्या होता है? सम अश्योर्ड मतलब जो हम जिस चीज को इंश्योर कर रहे हैं, ठीक है, द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, उसे हम बोलेंगे सम अश्योर्ड। ठीक है, हम जो पेमेंट दे रहे हैं, सपोज हमने 5 लाख की पॉलिसी ली तो हमारा प्रीमियम 5 लाख से कम ही होगा ना, उसी के आधार पे हम दे रहे हैं। तो जिस आधार पे आप दे रहे हो, ठीक है, उस सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू है, ठीक है, जिसके लिए आप प्रीमियम दे रहे हो, उसको क्या बोलेंगे? सम एश्योर्ड बोलेंगे। So the sum assured is the value of the subject matter of insurance, and it only becomes the basis of payments made by the insurer in the event of claim. Suppose you have an insurance of 5 lakh rupees, so your maximum liability for an insurance company would be 5 lakh rupees, maximum liability यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, now what is tenure? देखो टेन्योर क्या होता है? पॉलिसी कब तक चलेगी। सपोज हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है तो हम लेते हैं, मान लो 25 साल की पॉलिसी ले ली। जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो हमारी ईयर रिन्यूअल पे होती है। मोटर इंश्योरेंस आपको हर साल कराना पड़ता है ना। तो टेन्योर ऑफ पॉलिसी क्या होता है? और टेन्योर जो होता है मरीन इंश्योरेंस में क्या होता है? मरीन इंश्योरेंस में जो टेन्योर होता है वो आपका गुड्स यहाँ से भेजे गए और जब तक वो पहुंचे नहीं, तो वो पहुंचने में कितना टाइम लग सकता है। ठीक है, मान लो घर शिफ्ट करते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, मरीन वो इंश्योरेंस कराते हैं ना अपने सामानों का, तो उसमें क्या होता है, 24 घंटे 48 घंटे जब तक नहीं पहुंच रहा तब तक का ही है आपका, है ना। टेन्योर ऑफ द पॉलिसी। प्रीमियम समझ में आ गया, एंडोर्समेंट समझ में आ गया, चेंजेस, सम एश्योर्ड मतलब वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, टेन्योर मतलब टर्म ऑफ इंश्योरेंस, जो पॉलिसी है वो कब तक वैलिड रहेगी, इसको बोलते हैं टेन्योर। अंडरराइटर आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, अंडरराइटर चेक करता है 3 चीजें। पॉलिसी इशू हो सकती है क्या? हो सकती है तो टर्म्स एंड कंडीशंस। तीसरा क्या हमारा प्रीमियम रहेगा। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर, दिस स्लाइड इज वेरी क्लियर। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now, next we read about exclusions, condition precedent, condition subsequent, condition precedent to liability, representation and warranties. Exclusions, पॉलिसी में ऐसी चीजें जो हम एक्सक्लूड करना चाहते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी एक्सक्लूड करना चाहती है, कवर नहीं करना चाहती है, दे शुड बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड कि हम इसे कवर करेंगे, इसे नहीं करेंगे। ठीक है, हम डायबिटीज को कवर, मान लो से डायबिटीज है तो हम हार्ट रिलेटेड डिजीजेस को कवर नहीं करेंगे, ऐसे लिखा होगा कि एक्सक्लूडेड। ठीक है,
फायर को हम एक पटाखा फैक्ट्री में फायर को एक्सक्लूड करेंगे, नहीं लेंगे फायर को, क्यों? कुछ भी कारण है, ठीक है, मोर प्रोन टू लॉसेस है ना? तो ये हमारे एक्सक्लूजन स्पेसिफिकली मेंशन किए जाने चाहिए। कंडीशन प्रेसिडेंट, पॉलिसी बनने से पहले अगर कोई ऐसी मटेरियल फैक्ट है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये हमारी कंडीशन प्रेसिडेंट होती है। कंडीशन सब्सिक्वेंट, पॉलिसी बन गई, उसके बाद आपके साथ अगर कुछ होता है जिससे पॉलिसी के फंक्शनिंग में असर हो सकता है तो उसको बोलेंगे कंडीशन सब्सिक्वेंट, ठीक है। कंडीशन प्रेसिडेंट टू लायबिलिटी, इस केस में समझ लीजिए कि हमें इंश्योर्ड, एज अ इंश्योर्ड हमारी जिम्मेदारी है कि लायबिलिटी अगर होने से पहले हमें अगर पता है लायबिलिटी अगर होने वाली है तो वी शुड इन्फॉर्म द इंश्योरेंस कंपनी फॉर दैट मैटर। सपोज इन हेल्थ इंश्योरेंस है तो हम क्या करते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन से पहले एक इंटीमेट करते हैं ना कि हम हॉस्पिटलाइज होने जा रहे हैं, दैट इज कंडीशन प्रेसिडेंट टू लायबिलिटी। लायबिलिटी से अकर होने से पहले ही हम बताते हैं उनको कि भैया लायबिलिटी आने वाली है, ठीक है, आप आके देख लो, है ना? आते हैं नहीं आते एक अलग चीज है। व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन? रिप्रेजेंटेशन एक स्टेटमेंट है which has a bearing on the risk, and a statement which has a bearing on the risk regardless of whether it is made in writing or verbal, है ना? और कौन करेगा ये, कौन करेगा? इट इज मेड बाय द पर्सन रिक्वेस्टिंग द इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस लेना चाह रहा है वो जो चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है उसे बोलेंगे, वो रिप्रेजेंटेशन में आएगा। वारंटीज क्या होते हैं? देखो वारंटी, रिप्रेजेंटेशन और वारंटीज देखो साइड बाय साइड, मगर रिप्रेजेंटेशन और वारंटीज में एक जो बेसिक डिफरेंस होता है कि इनको वारंटीज को स्ट्रिक्टली कंप्लाई होता है, ठीक है। स्ट्रिक्टली कंप्लाई का मतलब क्या हुआ कि कोई प्रॉमिस है, देखो वारंटी होता है एक प्रॉमिस, ठीक है, अश्योरेंस है, गारंटी दे रहे हो पॉलिसी होल्डर को कि हम ऐसा करेंगे, ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा। और अगर आपने ब्रीच किया, सपोज आपने कहा कि फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी में दे रहा हूँ एंड ये मैं XYZ पेरिल्स कवर कर रहा हूँ, वो पेरिल हुआ, उसके बाद आपने वो पेरिल्स में आप उसे क्लेम नहीं देना चाह रहे, तो आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, है ना? आपने उसे गारंटी दी थी ना ऐसे करके ये पेरिल तो कवर होगा, है ना? सिमिलरली अगर ऐसा आप करते हो तो आपको पेनाल्टी भी लगती है, मेंटल एग्नी और पता नहीं क्या क्या XYZ लगाते हैं, ठीक है। और इसका हमारा डिक्लेरेशन होता है एंड में, पॉलिसी के एंड में एक डिक्लेरेशन होता है, ये वारंटीज हैं और ये सारी चीजें। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। आई होप आपको एक्सक्लूजन समझ में आ गया, ठीक है। कंडीशन प्रेसिडेंट समझ में आ गई। एक्सक्लूजन मतलब क्या, हम पॉलिसी क्या एक्सक्लूड करती है। कंडीशन प्रेसिडेंट, पॉलिसी बनने से पहले, इशू करने से पहले कोई जरूरी इंफॉर्मेशन जो पॉलिसी होल्डर को बतानी चाहिए कंपनी को। सब्सिक्वेंट भी होता है, इसमें लिखा नहीं है, कंडीशन सब्सिक्वेंट होता है हमारा, पॉलिसी बनने के बाद आपके साथ कोई इवेंट हो गया जिससे पॉलिसी की फंक्शनिंग पे असर पड़े। कंडीशन प्रेसिडेंट टू लायबिलिटी, लायबिलिटी अगर होने से पहले अगर कोई चीज आपको पता चल रही है कि लायबिलिटी अगर होने वाली है तो आपको, आपका दायित्व बनता है कि आप इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कीजिए, है ना? रिप्रेजेंटेशन हमारा रिस्क को बियर जो कर रहा है वो हमारा कर सकता है। वारंटीज हमारे मेंशन होनी चाहिए स्पेसिफिकली बिकॉज दे आर लीगल इन नेचर टाइप, है ना? पेनल्टी होती है, नल एंड वॉइड हो जाते हैं अगर आप कुछ कर रहे हो तो, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज क्लेम, विल लर्न अबाउट क्लेम। क्लेमेंट क्या होता है, एक्सग्रेशिया पेमेंट्स क्या होती हैं, असाइनमेंट क्या होता है। असाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। और ये मतलब पूरा चैप्टर ही मुझे लग रहा है कि आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको फील होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना? इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी से वैसे तो पहले होना चाहिए था, मगर बुक में 7th 8th चैप्टर है ये, तो पढ़ते हैं। व्हाट इज क्लेम? क्लेम क्या होता है? पॉलिसी जब आप लेते हो तो क्या होता है, जो भी इवेंट आपने इंश्योर किया था, सपोज आपने फायर इंश्योर किया था, ठीक है, आपने एक्सीडेंट, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योर किया था ना, तो अगर वो इंश्योर्ड इवेंट हैपन हो गया तो पॉलिसी होल्डर क्या करेगा, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा और उससे बोलेगा कि भाई मेरे को लॉस हुआ एंड कंपेंसेट मी, है ना, कंपेंसेट मी फॉर दैट लॉस। तो पॉलिसी होल्डर क्या कर रहा है, पॉलिसी होल्डर इज मेकिंग अ क्लेम। समझ गए आप लोग? जब इंश्योर्ड इवेंट हो जाता है और पॉलिसी होल्डर कंपनी से अपने उस इंश्योर्ड इवेंट होने के बाद लॉसेस को कॉम्पेंसेट करने की मांग करे तो दैट इज कॉल्ड एज रेजिंग अ क्लेम। अब व्हाट इज अ क्लेमेंट? द पर्सन, देखो अब समझिए, जो आदमी अभी तक पॉलिसी होल्डर था जब वो क्लेम को रेज करेगा तो वही पर्सन पॉलिसी होल्डर ही क्या बन जाएगा, क्लेमेंट बन जाएगा। सिंपल, अ पर्सन मेकिंग अ क्लेम इज नोन एज क्लेमेंट, ठीक है। सपोज इसमें एक चीज है जिसको समझते हैं। एक क्लेम था आपका इंश्योरेंस पॉलिसी का, ठीक है, जिसमें डेथ डेथ क्लेम था, टर्म इंश्योरेंस था। तो टर्म इंश्योरेंस में नॉमिनी वर्क करता है, सपोज एक आदमी था, उसकी वाइफ उसकी नॉमिनी थी,
तो अब वो आदमी तो क्लेमेंट हो नहीं सकता, पॉलिसी होल्डर विल नॉट बी द क्लेमेंट, हु विल बी द क्लेमेंट, द नॉमिनी। सो जो क्लेम करता है उसे हम बोलते हैं क्लेमेंट, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज में क्लेमेंट एंड पॉलिसी होल्डर डिफर करेंगे, बाकी अदर में सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। सपोज कार इंश्योरेंस है तो सेम भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। नॉन लाइफ पॉलिसीज में हमारा जो नॉन लाइफ पॉलिसीज हैं, क्लेमेंट पॉलिसी होल्डर होता है, ठीक है। और जो डेथ है, डेथ के केस में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में उसे हम बोलेंगे नॉमिनी या असाइनी या लीगल हेयर ना। ये एक समझने की चीज है, इससे ध्यान रखिएगा। हाँ, ऑल द केसेस में आपका क्लेमेंट पॉलिसी होल्डर नहीं हो सकता, कब हो सकता है कब नहीं हो सकता ये आपको देखना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स। देखो कभी कभी आपके पॉलिसीज में कुछ चीजें मेंशन होती है कि आपको इस इवेंट में पेमेंट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। सपोज एक कोई इवेंट है XYZ, वो अकर होगा तो पॉलिसी आपको क्लेम देगी, ऐसा मेंशन्ड है। लेकिन कई बार ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं जब आपको वो पॉलिसी में मेंशन नहीं होते हैं, ठीक है। समटाइम्स इंश्योरर तभी भी क्लेम दे दें, उसको हम बोलेंगे एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स। इजी है, ठीक है, पढ़ते हैं, रटना पड़ता। ऐसे ऐसे पेमेंट्स जो पॉलिसी में मेंशन नहीं है, सम इंश्योरर्स ऐसे क्लेम भी देते हैं जो पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं है, तो वो फिर भी पेमेंट हो, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। इरेगुलरिटी की वजह से या XYZ कुछ भी किसी भी वजह से, उसे बोलेंगे एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स, ठीक है। इजी है। नाउ व्हाट इज एन असाइनमेंट। देखो क्लेम समझ में आ गया, क्लेम क्या होता है, पॉलिसी में इंश्योर्ड इवेंट अकर होगी तो मैं क्लेम रेज होगा, कौन करेगा, क्लेमेंट करेगा। पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस के अलावा अगर क्लेम दिया जाए, क्लेम नहीं, कोई पेमेंट हो रही है तो उसे हम बोलेंगे एक्स ग्रेशिया पेमेंट, जो नहीं मेंशन था लेकिन करना पड़ रहा है। व्हाट इज असाइनमेंट। असाइनमेंट होता है कि भैया हमने अपने राइट्स और लाइबिलिटीज जो पॉलिसी होल्डर की हैं वो किसी और को दे दी, तो हो गया हमने असाइन कर दिया भाई, XYZ कर दिया, ठीक है। अपने राइट्स को हमने असाइन कर दिया, मेरे अपने राइट्स को असाइन कर दिया, वसीयत दे दी टाइप, है ना। अपनी पॉलिसी के राइट्स को मैंने असाइन कर दिया, असाइनमेंट कर दिया। इससे क्या होगा, मेरे लीगल राइट्स किसी और आदमी पर्सन को ट्रांसफर हो जाएंगे। असाइनमेंट समझ में आ गया, इजी है ना। व्हेन यू ट्रांसफर योर लीगल राइट्स टू समवन एल्स, इट इज कॉल्ड एज असाइनमेंट। नाउ व्हाट इज असाइनर। ऐसा आदमी, द पर्सन हु असाइंस दिस थिंग, जो अपनी पॉलिसी को असाइन करके दूसरे को दे रहा है वो असाइनर हो जाता है। तो पॉलिसी होल्डर हु ट्रांसफर्स द राइट्स एंड लायबिलिटीज, उसे हम बोलेंगे असाइनर, ठीक है। और जो जिसको ट्रांसफर हो रहा है, सपोज देयर आर टू पीपल A एंड B, नाउ आई एम A इज असाइनिंग टू B, देन दिस इज असाइनर, ठीक है। एंड तो B क्या हो जाएगा, जिसको असाइन हो रहा है उसे बोलेंगे असाइनी, ओके। इजी। क्लेम, क्लेमेंट, एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स, असाइनमेंट एंड असाइनर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। असाइनमेंट एक बार कर दिया तो असाइनर अपने राइट्स खो देता है पॉलिसी के ऊपर, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। असाइनी, हाँ अभी मैंने क्लियर किया असाइनी क्या होता है, जिसको लीगल राइट्स हमारे ट्रांसफर हो जाते हैं, असाइनर कर देता है, वो हमारा असाइनी कहलाता है, ठीक है। वेरी क्लियर। नाउ विल टॉक अबाउट वेरियस टर्मिनोलॉजीज लाइक एक्सपेंस रेशियो, लॉस रेशियो, इनकर्ड क्लेम्स रेशियो, ठीक है। बहुत ये कॉमन टर्म्स हैं जो हमारे इंश्योरेंस पार्लेंस में यूज होते हैं, तो उसके बारे में समझते हैं कि क्या होता है एक्सपेंस रेशियो। सपोज हम 100 रुपये प्रीमियम ले रहे हैं, ठीक है, और उस प्रीमियम को लाने के लिए हम जो एक्सपेंस कर रहे हैं वो है कुछ भी 50 रुपये, तो हमारा एक्सपेंस रेशियो क्या कहलाएगा, द रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस टू प्रीमियम। एक्सपेंस और प्रीमियम का जो रेशियो होता है 50/100, ठीक है, 0.5, 0.5 इज आर एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। कितना होता है उस पर चर्चा नहीं करेंगे कि कितना होना चाहिए, क्या सही एक्सपेंस रेशियो हमारा मेंटेन करना चाहिए। जस्ट सिंपली हम समझते हैं कि एक्सपेंस रेशियो होता क्या है, कितना हम एक्सपेंस कर रहे हैं प्रीमियम लाने के लिए, एक्सपेंस टू प्रीमियम इज कॉल्ड एज एक्सपेंस रेशियो। अब इंपॉर्टेंस क्या है इस एक्सपेंस रेशियो की, ठीक है। इंपॉर्टेंस ये है कि लॉस कहते हैं कि एक एक्सपेंस रेशियो एक डेफिनेट लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों, एक्सपेंस रेशियो आप बोल रहे हो कि 1:1 है, 1 रुपया लाने के लिए 1 रुपया आप खर्च कर रहे हो, व्हाट इज द यूज ऑफ बिजनेस, बिजनेस तो ऐसे वर्क नहीं करेगा ना। लॉस बताते हैं कि एक्सपेंस रेशियो कितना होना चाहिए, ठीक है। और ये हमें देखना होता है कि एक सारे प्रीमियम्स का एक पार्ट हमारा एक्सपेंसेस में जा रहा है, मगर एक्चुअल एक्सपेंसेस हमारे एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस से ज्यादा नहीं होने चाहिए। एस्टिमेट हम कर रहे हैं 10 रुपये, एस्टिमेट कर दिया, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस हमारे 25 रुपये नहीं होने चाहिए, कम ही होने चाहिए, ठीक है। नाउ व्हाट इज लॉस रेशियो। एक्सपेंस हुआ, प्रीमियम लाने के लिए जो खर्चा कर रहे हो उसे हुआ एक्सपेंस रेशियो। अब हमने जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम ले आए, ठीक है,
उसमें से ही हम क्लेम दे रहे हैं। सपोज हम 100 रुपए प्रीमियम हमने लेके आए और उसमें से हम 70 रुपए लॉस दे रहे हैं, क्लेम दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा लॉस रेशियो कहलाएगा। लॉस मतलब लॉस अपॉन प्रीमियम रिसीव, है ना। अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड आउट इन क्लेम्स इज लॉस रेशियो। अमाउंट ऑफ प्रीमियम यही है ना, 70 रुपीज कहाँ से दे रहे हो, अमाउंट ऑफ प्रीमियम ही तो है जो दोगे। तो और कितने से दे रहे हो, प्रीमियम से जो दे रहे हो उसे क्या कहलाते हैं, लॉस रेशियो। इन जनरल टर्म्स इसे हम आईसीआर भी बोलते हैं, इनकर्ड क्लेम्स रेशियो भी बोलते हैं ना। तो लॉस रेशियो क्या हो गया हमारा, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड आउट इन क्लेम्स इज कॉल्ड एज लॉस रेशियो। इन जनरल इंश्योरेंस देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इनकर्ड क्लेम्स रेशियो और आईसीआर। तो आईसीआर की जो डेफिनेशन होती है वो कैसे चलती है हम देखते हो। देखो लॉस रेशियो तो ऐसे ही टर्म्स में बात हो गई ना कि प्रीमियम का लॉस अपॉन टोटल प्रीमियम, मगर एक्चुअली में जो आईसीआर है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होंगे। तो क्या होंगे वो, ये बात करते हैं उसको। वो है हमारा, देखिए एक सेकंड से इनकर्ड क्लेम्स रेशियो में क्लेम्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। हमने आईसीआर का जो फॉर्मूला है, देखिए इसको याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। आईसीआर मतलब क्लेम्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, क्लेम्स पेड ड्यूरिंग द ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग क्लेम्स एट द एंड ऑफ द ईयर। आउटस्टैंडिंग क्लेम एट द एंड ऑफ द ईयर, उस साल कितना क्लेम पे किया, उस साल कितना आउटस्टैंडिंग है, माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय प्रीमियम इनकम, ठीक है। ये आपको याद करना है, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्लेम्स पेड ड्यूरिंग द ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग क्लेम्स ड्यूरिंग द ईयर, है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर, माइनस आउटस्टैंडिंग क्लेम एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय द प्रीमियम इनकम। इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और नोट भी कर लीजिएगा आप लोग। इनकर्ड क्लेम्स रेशियो का क्लेम्स पेड ड्यूरिंग द ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग क्लेम्स एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग क्लेम्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ये एक तरफ रहेगा, होल डिवाइडेड बाय प्रीमियम इनकम, ठीक है। डायरेक्टली पूछा जाएगा 1 मार्क में, ये क्वेश्चन है आपका, सही होना चाहिए। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। इससे हेल्प क्या होती है, लॉस रेशियो में पता है, इनकर्ड क्लेम्स रेशियो पता है, तो इससे हमें क्या हेल्प मिल रही है, ठीक है। हमें ये हेल्प मिल रही है कि हमारा लॉस रेशियो अगर ज्यादा है तो हम फ्यूचर ग्रोथ कैसे करेंगे, ठीक है। और हर क्लास का जो लॉस रेशियो है वो अलग कैलकुलेट होता है, ठीक है। क्लासेस ऑफ इंश्योरेंस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जो कंबाइंड फिगर होता है लॉस रेशियो का और एक्सपेंस रेशियो का, देखो लॉस रेशियो में लॉस लॉस की बात हुई ना, क्लेम्स पेड की बात हुई, और अब हम बात कर रहे हैं एक्सपेंस और लॉस को, दोनों दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, एक्सपेंस रेशियो को और लॉस रेशियो का जो कॉम्बिनेशन होता है ये टोटलिटी में क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज द कंबाइंड रेशियो। एंड कंपनी अगर सस्टेन करनी है तो द कंबाइंड रेशियो शुड बी लेस देन 1, 1 से नीचे होना चाहिए ना। अगर 1 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, एक्सपेंस, मान लो एक्सपेंस आप कर रहे हो 1 रुपया, लॉस कर रहे हो 10 रुपया, ठीक है, प्रीमियम ला रहे हो 7 रुपया, तो क्या हो गया, बर्बाद हो जाओगे ना। तो कंबाइंड रेशियो शुड बी बिलो 1, है ना। वैसे तो लॉस रेशियो भी कम होना चाहिए, काफी कम, लेकिन उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है, इससे फायदा क्या होता है, हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है। जितना हमारा कम लॉस रेशियो होगा, कंबाइंड रेशियो होगा, उतना हमारा कंपनी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। नाउ कम टू दी नेक्स्ट स्लाइड। अभी तक हमने जो बात की वो सारे टर्म्स कॉमन थे, मतलब ये सारे इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में भी यूज हो रहे थे टर्म्स, और लाइफ इंश्योरेंस में भी यूज हो रहे थे। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ऐसे टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं, ठीक है। जो ऐसे टर्म्स जो स्पेसिफिक हैं लाइफ इंश्योरेंस में, लाइक फर्स्ट प्रीमियम, रिन्यूअल प्रीमियम, मोड ऑफ पेमेंट, लिमिटेड पेमेंट, सिंगल प्रीमियम, ये सारे टर्म्स हम कहाँ पढ़ेंगे, इट इज रिलेटेड इन लाइफ इंश्योरेंस। तो व्हाट इज द फर्स्ट प्रीमियम, ठीक है। जब आप पॉलिसी खरीद रहे हो तो जो कमेंसमेंट के टाइम पे आपने प्रीमियम पे किया है पॉलिसी शुरू में, दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट प्रीमियम, ठीक है। अगर आपकी पॉलिसी मंथली है तो मंथली प्रीमियम में पहला प्रीमियम जो दिया आपने वो आपका फर्स्ट प्रीमियम कहलाएगा। आपकी ईयरली है तो फर्स्ट ईयरली पेमेंट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट प्रीमियम। हाफ ईयरली है तो पहला हाफ ईयरली पेमेंट जो किया है उसे हम फर्स्ट प्रीमियम कहेंगे। आई होप समझ में आ गया। व्हाट इज रिन्यूअल प्रीमियम, द सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट जो आपने पे की उस पॉलिसी को बरकरार रखने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज द रिन्यूअल प्रीमियम। और उसके बाद जो भी प्रीमियम आप करेंगे वो हमारे पॉलिसी को जिंदा रखने के लिए कर रहे हैं, तो उसे हम रिन्यूअल प्रीमियम कहेंगे, ठीक है। व्हाट इज द मोड ऑफ पेमेंट,
मोड ऑफ पेमेंट है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट क्या है, प्रीमियम पे करने की फ्रीक्वेंसी है, वो है हमारी मोड ऑफ पेमेंट। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में जो इंटरवल्स हैं वो कैसे हो सकते हैं, ईयरली हो सकते हैं, हाफ ईयरली हो सकते हैं, क्वार्टरली हो सकते हैं, मंथली हो सकते हैं, ठीक है। ये अभी लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है, आई होप आप समझ रहे हैं, ठीक है। हाफ लाइफ इंश्योरेंस में आपके मोड हैं ऐसे, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, है ना। और एक ऑप्शन होता है लिमिटेड पेमेंट पॉलिसी। लिमिटेड पेमेंट पॉलिसी मतलब प्रीमियम आपने एक जो पीरियड था, टर्म ऑफ द पॉलिसी 25 साल की थी, लेकिन आपने कम पीरियड के लिए पे किया, तो उसे बोलते हैं लिमिटेड पेमेंट, है ना। या आपने चूज किया कि मैं सिंगल प्रीमियम पॉलिसी देना चाह रहा हूँ, तो ठीक है, वो होता है हमारा सिंगल प्रीमियम। सपोज आपने एक ही बार में पूरा प्रीमियम देना चाह रहे हो, ठीक है, और पॉलिसी को जिंदा रखना चाह रहे हो। लिमिटेड पेमेंट मतलब क्या हुआ, 5 साल की 25 साल की पॉलिसी की बजाय आप 5 साल में ही आप पेमेंट करना चाह रहे हो पूरा प्रीमियम का, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटेड पेमेंट, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ रही है। फर्स्ट प्रीमियम, पहला प्रीमियम पॉलिसी कमेंसमेंट के टाइम पे, उसके बाद सारे प्रीमियम्स हमारे रिन्यूअल प्रीमियम्स कहलाते हैं। किस मोड ऑफ पेमेंट में आप दे रहे हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, है ना। लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा कर सकते हैं आप, लिमिटेड पेमेंट 25 साल की पॉलिसी की बजाय 5 साल में ही पेमेंट करना चाह रहे हैं। सिंगल प्रीमियम मतलब आप एक बार में ही ऑल द प्रीमियम्स देना चाह रहे हो, एक साल में पॉलिसी के स्टार्ट में ही देना चाह रहे हो, वो हमारा सिंगल प्रीमियम पॉलिसी हो जाता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया आपको। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, विच इज क्या है वो, देखते हैं। वो है डिफर्ड डेट, डिफर्मेंट पीरियड, नॉमिनी एंड नॉमिनेशन, है ना। इसके बारे में ये सारी चीजें आपको लाइफ इंश्योरेंस में पढ़नी है, ठीक है। व्हाट इज डिफर्ड डेट। देखो लाइफ इंश्योरेंस के टर्म में अगर डिफर्ड डेट है, उसकी दो मीनिंग हो सकती हैं। देखो जैसे कि रिस्क कवर हो रहा है डिफरेंट डेट में, पॉलिसी बनवा ली पहले, ठीक है, पॉलिसी आपने पहले बनवा ली और रिस्क हो रहा है उस डेट के बाद शुरू, तो हमारी डिफर्ड डेट से शुरू होगा। सेकेंडली होता है डिफर्ड डेट, हमें होता है कि किस डेट में हमारी पेंशन पॉलिसी बिगिन होगी या एन्युटी बिगिन होगी, है ना। इन बोथ केसेस में क्या होगा, जो टाइम इंटरवल होता है एक पॉलिसी स्टार्ट में और हमें क्लेम मिलने में, दैट इज कॉल्ड एज द डिफर्मेंट पीरियड। अब ये समझ गए ना डिफर्ड पीरियड, डिफर्ड डेट क्या होती है। डिफर्ड डेट मतलब आपने पॉलिसी खरीदी, सपोज आज, आज आपने खरीदी, आज क्या डेट है, 18 दिसंबर को खरीदी, कोई चिल्ड्रन पॉलिसी खरीदी, ठीक है। 18 दिसंबर को आपने कोई चिल्ड्रन पॉलिसी खरीदी, तो आप खरीदी तो आपने आज, लेकिन अभी अभी आपका जो कवर है वो कब शुरू होगा, ठीक है, वो बाद में शुरू होगा। तो सपोज 3 महीने बाद शुरू होना है, 18 साल के बाद उसे करना है शुरू, तो पॉलिसी शुरू करने के बाद जो उसकी स्टार्टिंग है वो बाद में हो रही है, तो डिफर्ड डेट। पॉलिसी आपने ले ली लेकिन आपको एक्चुअल एन्युटी पेमेंट्स मिलेंगे 60 साल बाद, वो हमारा कब होगा, पेमेंट्स कब स्टार्ट होंगे, 60 साल बाद होंगे, तो वो क्या हो गया, डिफर्ड डेट हुई। तो इस डिफरेंस को क्या कहते हैं कि पॉलिसी शुरू होने की डेट और हमें बेनिफिट मिलने की जो डेट है, इन दोनों के डेट के डिफरेंस को हम बोलते हैं डिफर्मेंट पीरियड। डिफर्मेंट पीरियड इसे बोलते हैं, डिफर्मेंट पीरियड। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, और पूछी भी जाएगी एग्जाम में, सीधी सीधी पूछी जाती है। व्हाट इज अ नॉमिनी। नॉमिनी देखो, अभी हमने बात की थी ना, असाइनर की बात की थी, असाइनमेंट की बात की थी, ठीक है, वैसे ही हमारा एक नॉमिनेशन भी चलता है। तो जिसमें नॉमिनेशन में क्या होता है कि पॉलिसी होल्डर, सपोज मेरी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, सो आई कैन मेक अ नॉमिनेशन, मैं उस पॉलिसी में नॉमिनेशन कर सकता हूँ उस पॉलिसी के तहत, ठीक है। और जिस नॉमिनेट मतलब नॉमिनेट कर दूंगा कि ये पॉलिसी मेरे बाद किसको जाएगी, तो जिसको करूंगा वो कहलाएगा नॉमिनी, है ना। मेरी पॉलिसी मेरे बाद किसको जाएगी, दैट इज द पर्सन जिसको मैं असाइन कर रहा हूँ, जिसको मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉमिनी। एंड द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द ओनरशिप इज कॉल्ड एज नॉमिनेशन, है ना। आई होप ये समझ में आ गया। नाउ दीज आर टर्म्स स्पेसिफिक टू लाइफ इंश्योरेंस, है ना। अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे जो जनरल इंश्योरेंस में यूज होता है। तो ये चार चीजें आपको समझ में आ गई, डिफर्ड डेट क्या होता है, डिफर्मेंट पीरियड क्या होता है, नॉमिनी क्या होता है, नॉमिनेशन क्या होता है, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे टर्म्स स्पेसिफिक टू जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में कौन से टर्म्स हैं जो सिर्फ जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज में हम आपको सुनने मिलेंगे। अभी तक हमने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बहुत बात कर ली, ठीक है। व्हाट इज अ कवर नोट। कवर नोट क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है कि आप पॉलिसी लेते हो लेकिन आपको पॉलिसी के कागज नहीं मिलते हैं, आपको सिंगल एक पेज मिल जाता है ना। लेकिन वो आप एज अ पॉलिसी एक्ट करता है, इज लाइक पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होंगे लेकिन उसमें पॉलिसी नंबर होगा और इंपॉर्टेंट चीजें होंगी कि हाँ आपके गाड़ी नंबर होगा, मान लो मोटर पॉलिसी है, ठीक है, तो उसमें आपका क्या होता है,
जब भी आप करवाते हो तो पॉलिसी बाद में इशू होती है, एक पेज का आपको कवर नोट पहले इशू हो जाता है ना, कुछ कुछ दिन वैलिड रहता है वो, दैट इज कॉल्ड एज अ कवर नोट। कवर नोट मतलब, कवर नोट क्या होता है? कवर नोट आपका होता है ऐसा आपका इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट। कवर नोट क्या हुआ? कवर नोट हमारा टेम्परेरी डॉक्यूमेंट हुआ जो कि इंश्योरेंस कंपनी इशू करेगी, और ये एज अ प्रूफ ऑफ इंश्योरेंस होगा अंटिल आपको फाइनल इंश्योरेंस पॉलिसी इशू की जाए। ठीक है। व्हाट इज अ सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस? व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस? देखो, अब आप बोलोगे सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस की जरूरत क्या है? तो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिलने से पहले आपको अगर सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस दिया जा रहा है, दैट वो एक डॉक्यूमेंट है जो ये बताएगा कि आपने पॉलिसी, आपकी पॉलिसी की बेसिक प्रूफ ऑफ इंश्योरेंस प्रूव करेगा। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन देगा इंश्योरेंस कवरेज की जो आपने ले रखा है, मगर एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं हुआ। ठीक है, डिफरेंस यही है आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट में और सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस में, कि इट इज नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट, ये आपको एक इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए दिया जाता है। ठीक है। नाउ व्हाट इज अ नो क्लेम बोनस? व्हाट इज नो क्लेम बोनस? भाई मैंने पॉलिसी ले रखी है, ठीक है, और मैं कभी क्लेम नहीं लेता, तो जब मैं कभी क्लेम नहीं लेता तो कंपनी क्या करेंगी? मेरे को एक बोनस देंगी, मेरे को प्रीमियम में थोड़ी छूट देंगी। दैट छूट और रिवॉर्ड इज कॉल्ड एज द नो क्लेम बोनस। अ नो क्लेम बोनस इज जस्ट अ रिवॉर्ड फॉर द ओनर फॉर रिस्पॉन्सिबल ओनरशिप। ये नहीं है कि मैंने क्या नाम है, पॉलिसी ले ली तो मैं एकदम निश्चिंत हो गया, नहीं, मैंने उसकी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और अपने ओनरशिप की कि मैं उसे सही से यूज करूंगा अपनी, मैंने कार को डैमेज नहीं किया, तो आपको नो क्लेम बोनस मिलता है ना, एनसीबी बोनस, शॉर्ट में एनसीबी भी बोलते हैं, एनसीबी है ना, नो क्लेम बोनस फॉर बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल ओनर, है ना। व्हाट इज मेलस? आप रिस्पॉन्सिबल ओनर नहीं हो तो आपको नो क्लेम बोनस की जगह मेलस लगेगा। हर साल आप क्लेम ले रहे हो, फर्स्ट ईयर भी क्लेम लिया, सेकेंड ईयर भी लिया, तो इस ये प्रूव हो रहा है कि भाई एडवर्स सिलेक्शन हुआ, कोई प्रॉब्लम है ना, तो हम क्या करेंगे, मेलस लगाएंगे, उस पर आपको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, ये हमारा मेलस कहलाता है। व्हाट इज डिडक्टिबल और एक्सेस? हर क्लेम में जो हिस्सा आपको देना पड़े उसे कहते हैं डिडक्टिबल और एक्सेस। सपोज आप छोटे छोटे क्लेम के लिए पहुंच जाते हो कि मेरा भी स्क्रैचेस आगे चल कर दो, तो स्क्रैचेस हर क्लेम के लिए अगर कंपनी देने लगेगी तो कंपनी खराब बर्बाद हो सकती है, तो क्या करती है, वही कहती है कि एक छोटा सा डिडक्टिबल और लॉस तो आपको खुद बियर करना पड़ेगा, ठीक है, वो इग्नोरेबल है। ठीक है, तो अमाउंट और पोर्शन ऑफ द क्लेम विच इज नॉट कवर्ड बाय द इंश्योरर, ऐसा अमाउंट और क्लेम का ऐसा पोर्शन जो इंश्योरर कवर नहीं करता, ठीक है, इसे कहते हैं हम डिडक्टिबल और एक्सेस। नेक्स्ट, व्हाट इज अ फ्रेंचाइज क्लॉज? देखो, अब डिडक्टिबल की बात की, अब हम फ्रेंचाइज क्लॉज की बात करेंगे। फ्रेंचाइज क्लॉज क्या होता है? देखो, फ्रेंचाइज क्लॉज में क्या होता है, एक्सेस है तो फ्रेंचाइज, एक्सेस और फ्रेंचाइज सिमिलर होते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं। फ्रेंचाइज क्लॉज होता है कि हम अगर इन टोटलिटी बात करते हैं, इन टोटलिटी बात करते हैं, सपोज देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है कि एक्सेस भी वही चीज लगती है और फ्रेंचाइज क्लॉज भी वही चीज लगती है, तो इसको मैं समझा देता हूँ एक अच्छे से। एक्सेस ऑफ लॉस ये कहता है कि आपको इतना लॉस तो खुद बियर करना पड़ेगा। सपोज मेरा 5,000 10,000 का लॉस है और उसमें मेरा डिडक्टिबल है 2,000, तो अगर मेरा 10,000 का लॉस हुआ तो मेरे को 2,000 तो देना ही पड़ेगा, 8,000 कंपनी पे कर देगी, ठीक। बट फ्रेंचाइज क्लॉज कहता है कि मैं तभी पे करूंगा जब लॉस आपका 2,000 के ऊपर होगा। तो इस केस में क्या है और इस केस में क्या डिफरेंस समझते हैं। 2,000 के ऊपर आया हुआ लॉस आया मान लो 4,000, तो फ्रेंचाइज क्लॉज कहेगा चलो मैं पूरा 4,000 दूंगा, मगर डिडक्टिबल क्या कहेगा, नहीं मैं तो 2,000 ही दूंगा। क्यों 2,000? आप तो डिडक्टिबल में हो। तो यही डिफरेंस है आपका। फ्रेंचाइज क्लॉज में एक स्पेसिफाइड लॉस के ऊपर पूरा लॉस कंपनी दे देती है, उसे बोलते हैं फ्रेंचाइज क्लॉज, और डिडक्टिबल में आपका मिनिमम लॉस जो कंपनी कहती है कि आप खुद बियर कीजिए उसे बोलते हैं डिडक्टिबल या एक्सेस ऑफ लॉस। आई होप ये चीज समझ में आ गई है, ठीक है, कि मिनिमम अमाउंट आपको जो पे करना पड़ेगा वो हमारा डिडक्टिबल में आएगा, और मिनिमम अमाउंट जिसके बाद कंपनी पूरा क्लेम दे देगी उसे हम कहेंगे फ्रेंचाइज क्लॉज, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया। नेक्स्ट इज वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी क्या है? देखो कई बार क्या होता है, हमारे गोडाउन है या कुछ है, उसको हम एग्री कर लेते हैं कि ये हमारा इतना सामान तो है ही, उसके एक एक चीज को वैल्यू को नहीं करते। कमोडिटीज रखी है तो कमोडिटीज के ऊपर नीचे होते रहते हैं ना रेट्स, तो क्या होता है, वैल्यू कर ली हमने कि चलिए हमारा 10 लाख का सामान रहता है यहाँ पे और एनी टाइम 10 लाख का रहता है, तो हमने एग्री वैल्यू पे हमने पॉलिसी बना ली, इसे बोलते हैं वैल्यूड पॉलिसी। ऐसी पॉलिसी जो एग्रीड वैल्यूज पे बनती हैं उन्हें हम कहते हैं वैल्यूड पॉलिसी। फुल वैल्यू पॉलिसी मतलब जहाँ पे पॉलिसी होल्डर स्टेट करता है कि नहीं एक्चुअल वैल्यूज की यही है। सपोज सिलेंडर्स रखे हैं गोडाउन में, सिलेंडर्स रखे तो आपको उनकी एक्चुअल वैल्यूज पता है ना, काउंट पता है ना,
कि आपके 2000 सिलेंडर्स रहते हैं एनी टाइम, तो एक सिलेंडर की कॉस्ट निकाल के आप टोटल वैल्यू कॉस्ट निकाल सकते हो। तो टोटल वैल्यू अगर आप निकाल पा रहे हो, पॉलिसी होल्डर स्टेट कर पा रहा है कि सम इंश्योर्ड, ठीक है, और वो सही है, तो उसे बोलते हैं फुल वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी क्या होती है, आप एग्री कर लेते हो कि हाँ इतना होगा। फुल वैल्यूड में आपको एग्जैक्ट बताना पड़ता है। फर्स्ट लॉस पॉलिसी क्या होता है, देखो फर्स्ट लॉस पॉलिसी हमारी होती है कि पहले हम सम एश्योर्ड को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, फुल वैल्यूज के नीचे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज आपका 10 लाख का इंश्योरेंस था, ठीक है, तो फर्स्ट लॉस में आप बोलोगे एक साथ बर्गलरी इंश्योरेंस है, चोरी वाला इंश्योरेंस है, तो घर की आपने चोरी का इंश्योरेंस कराया तो सब कुछ तो नहीं चुरा के ले जाएगा ना। तो फर्स्ट लॉस मतलब फर्स्ट इंस्टेंट में जो लॉसेस आपके दिख रहे हैं, है ना, उसको हम फिक्स कर देंगे, 10 लाख है तो फुल वैल्यू से नीचे ही रहेगा, और अनलाइकली है कि लॉस आपका टोटल हो, ठीक है। बर्गलरी इंश्योरेंस में ज्यादातर फर्स्ट लॉस पॉलिसीज यूज होती हैं। नाउ व्हाट इज फ्लोटर पॉलिसी, फ्लोटर क्या होता है, देखो these policies are issued to cover fire risk on a stock at different locations under one sum insured। फ्लोटर पॉलिसी अब समझिए, आपका फायर रिस्क है और गोडाउन की कुछ चीजें अलग अलग जगह रखी हैं, तो उसको एक पार्लेंस में यूज कर रहे हैं आप, ठीक है, और लोकेशन जो है वो हमें क्लियरली स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी कि 3 जगह है हमारा, यहाँ पे सामान रहता है। ऐसा नहीं हो कि आपने बोला कि हमारा गोडाउन यहाँ XYZ जगह है और सामान ट्रांजिशन में आपका कुछ हो गया नुकसान, फ्लोटर में वो कवर नहीं होता। स्पेसिफिकली आपको बताना पड़ेगा कि ये 3 लोकेशंस पे रहता है, तो इन तीनों के लिए आपको एक कॉमन पॉलिसी अगर इशू हो रही है तो दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लोटर पॉलिसी, है ना। वैल्यू हम सेपरेट लोकेशंस पे नहीं बता पा रहे हैं, इनमें क्या है कि ए पे कितना सामान है नहीं पता, बी पे कितना है नहीं पता, सी पे नहीं पता, लेकिन टोटल आपको पता है कि 10 लाख का सामान है, तो अब टोटल वैल्यू पे हमने पॉलिसी बना दी फ्लोटर पॉलिसी, ठीक है। और ये भी अनलाइकली होगा कि यहाँ पे हुआ तो आपको 10 लाख देंगे, नहीं, ये ऐसा भी नहीं होगा, बाकी दो का वैल्यू निकाल के दे देंगे। तो फ्लोटर पॉलिसी समझ गए आप। फ्लोटर पॉलिसीज आर इशूड टू कवर द फायर रिस्क ऑन स्टॉक एट डिफरेंट लोकेशंस अंडर वन सम इंश्योर्ड। द लोकेशंस हैव टू बी क्लियरली स्पेसिफाइड। ये मैंने बता दिया आपको कि लोकेशंस आपको स्पेसिफिकली बतानी पड़ेंगी कि यहाँ पे है, ठीक है। ये हमारा फ्लोटर पॉलिसी हो गया। डिक्लेरेशन पॉलिसी क्या होती है, सिमिलरली हमारी डिक्लेरेशन पॉलिसीज होती हैं। तो डिक्लेरेशन पॉलिसीज जो है वो हमारी ये बताती हैं कि फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं स्टॉक्स और गोडाउंस में, लोकेशन में हम डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, प्रोविजनल प्रीमियम दे देते हैं, है ना, और पीरियडिकली हम उसे रिव्यू करते हैं कि वैल्यू ऑफ स्टॉक हमारा रिलेवेंट पीरियड में कितना था, और फाइनल प्रीमियम जो, देखो डिक्लेरेशन पॉलिसी में क्या है, प्रीमियम वेरी करता है हमारा। प्रीमियम कैसे वेरी करता है, हम अपने स्टॉक प्रोविजनल प्रीमियम पे करते रहते हैं, और डिक्लेरेशन पॉलिसी प्रोविजन प्रीमियम के साथ इशू कर दी जाती है, और पीरियडिकली हमें अपने डिक्लेरेशंस बताने होते हैं कि अभी स्टॉक की वैल्यू इतनी है और इस रिलेवेंट पीरियड के लिए इतनी है, और जो फाइनल प्रीमियम होता है एक्सपायरी में हमारा, वो एवरेज होता है इस डिक्लेरेशन का, ठीक है। एवरेज हमारा इस डिक्लेरेशंस का जो एवरेज आएगा उसके हिसाब से हम फाइनल प्रीमियम लेते हैं, चार्ज करते हैं इंश्योरेंस कंपनी। नाउ व्हाट इज अ स्पेसिफिक पॉलिसी, स्पेसिफिक पॉलिसी हमारी होती है इट इज इशूड टू कवर सिंगल कंसाइनमेंट और सिंगल ट्रांजिट। एक बार में ये स्पेसिफिक पॉलिसी होगी, यहाँ से A to B अगर कोई सामान जाना है तो वो पॉलिसी यहाँ पे अगर A to B चला गया सामान हो गया वहीं खत्म, स्पेसिफिक पॉलिसी हो गई, ठीक है। ओपन पॉलिसी क्या होता है, ओपन पॉलिसी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। ये तो हो गया कि A to B काम हो गया खत्म। ओपन पॉलिसी क्या है, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए आप करते हो कि कंसाइनमेंट जा रहे हैं हमारे, है ना, और इस ड्यूरेशन में जितने भी कंसाइनमेंट आएंगे उनके लिए एक ओपन पॉलिसी बना दी, ठीक है। और डिक्लेरेशन उसमें दे दिया आपने कि इतनी इतनी क्वांटिटीज हमारी रेगुलरली जाती हैं, शिपमेंट जाती हैं, और जब भी शिपमेंट जाता है आप एक डिक्लेरेशन दे देते हो कि आज 10 लाख का सामान गया, आज 5 लाख का सामान गया, आज 20 लाख का सामान गया, फिर ये देखा जाता है कि कितना एवरेज आपका गया। वो ओपन पॉलिसी होती है, ठीक है। ये टाइम बाउंड के लिए होती है, और ये हमारी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए होती है, सिंगल शिपमेंट के लिए होगी। व्हाट इज एन इंक्रीज्ड वैल्यू पॉलिसी, है ना। इंक्रीज्ड वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज वैल्यू पॉलिसी हमारा जो है जो ये प्रोवाइड करती है कि हमारी जो वैल्यू ऑफ गुड्स है वो इंक्रीज कर सकती है, क्योंकि हमारी जो मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स की इंक्रीज हो सकती है ना डेस्टिनेशन पे पहुंच के। तो मरीन कार्गो, सपोज ये समझिए इंक्रीज वैल्यू पॉलिसीज क्या होती हैं। आपने यहाँ पे शिप्स में क्या भेजते हो, मरीन इंश्योरेंस में क्रूड ऑयल भेजते हो, क्रूड ऑयल आपने किसी से ट्रांसपोर्ट किया, ठीक है, मरीन से भेजा, अब वहां पहुंचे पहुंचे क्रूड की वैल्यू बढ़ गई, $70 से वो आपका $75 हो गया, तो वैल्यू भी तो बढ़ गई ना। तो $70 आपका कवर हो जाए, 75 आपका कवर होना चाहिए, तो अगर 75 वैल्यू हो जाएगी तो हम 75 कवर करेंगे, 70 हो जाएगी तो 70 कवर करेंगे। ये जो इंक्रीज्ड वैल्यू के लिए भी आप कवर पॉलिसी कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज द इंक्रीज्ड वैल्यू पॉलिसी, ठीक है। इसे ये ज्यादातर हमारा मरीन कार्गो इंश्योरेंस में ही कवर होता है और उसी में यूज होता है। व्हाट इज अ ड्यूटी इंश्योरेंस, ड्यूटी मतलब कस्टम ड्यूटी कितनी पे की है ना, और इसमें कवर होते हैं हमारे कस्टम ड्यूटीज, और जो गुड्स इंपोर्ट हो रही हैं उन पे जो लॉसेस हो रहे हैं वो हमारे कवर
हो रहे हैं। तो ये हमारे टर्म्स हो गए जो हमारे स्पेसिफिक जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज में यूज होते हैं। आगे देखते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट हमारे इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉजेस हैं। ये कब यूज होते हैं इसके बारे में जानते हैं। इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉजेस, जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री में अपने गुड्स इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो ये क्लॉजेस यूज होते हैं। ये बनाने वाला कौन है? हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन अंडरराइटर्स ने ये बनाया है और इंटरनेशनली ये क्लॉजेस इशू मतलब यूज होते हैं। ठीक है, जब भी गुड्स हमारे एक कंट्री से दूसरे में जाएंगे कौन से क्लॉजेस यूज होंगे? इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉजेस, आईसीसी क्लॉजेस भी बोलते हैं इनको शॉर्ट में। दिस इज अ 1 मार्क क्वेश्चन एंड इट इज रिपीटेडली बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम, 1 नंबर का। ओके, इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉजेस हमने पढ़ लिया। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक पॉलिसी? स्पेसिफिक पॉलिसी हमारी सिंगल कंसाइनमेंट और सिंगल ट्रांजिट को कवर करती है। टाइप्स ऑफ लॉसेस के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे लॉसेस होते हैं, क्या होते हैं, है ना, कितने टाइप के होते हैं। अब देखो, जब भी कोई लॉस होगा तो या तो टोटल लॉस होगा या पार्शियल लॉस होगा। तो जो टोटल लॉस है वो कितने टाइप के होते हैं हमारे? पहला होता है हमारा एक्चुअल टोटल लॉस, दूसरा होता है हमारा कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस और एक्चुअल टोटल लॉस को समझते हैं कि क्या होता है। एक्चुअल टोटल लॉस हमारा होता है जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर जो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया हो और रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो हमारा एक्चुअल टोटल लॉस हो जाता है ना। और जो भी हमारा इंश्योर्ड है उसको वो इर्रिट्रीवेबली डिप्राइव हो जाता है सब्जेक्ट मैटर से, मतलब नाउ द इंश्योर्ड इज नॉट एबल टू एक्सेस दैट, है ना, उसको उसकी एक्सेस नहीं है, वो लॉस कंप्लीटली उसको डिस्ट्रॉय कर चुका है। दूसरा होता है हमारा कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। नाउ व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस? कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस अगर होता है जब एक्चुअल लॉस हमें हम उसे बचा नहीं सकते, है ना, और उसे बचा नहीं सकते या उसे बचाने के लिए जो हमें खर्चा करना है वो हमारी जो चीज है मान लो उससे ज्यादा है। 100 रुपए की चीज को बचाने के लिए तो 150 रुपए थोड़ी ना खर्च करोगे, है ना। व्हाट इज एन एवरेज क्लॉसेस? व्हाट इज एन एवरेज क्लॉज? इसको हम देखते हैं कि एवरेज क्लॉज क्या होता है। ये बड़ा बढ़िया चीज है। एवरेज क्लॉज में क्या होता है कि सपोज मैंने इंश्योरेंस लिया, 100 रुपए की चीज थी, तो मैंने इंश्योरेंस उसको दिखाया कि मेरी चीज तो 80 रुपए की है। ठीक है, अब मेरा लॉस हुआ तो क्या होगा? लॉस होगा तो मेरा जो क्लेम है वो 80 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा 30% लॉस हुआ, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, क्लेम को भी उतना ही रिड्यूस कर देंगे। 100 रुपए की 80 रुपए का आपने वैल्यू उसको करी थी और 30 रुपए का लॉस बता रहे हो, तो वो आपके लॉस के टाइम पे वो आपकी जो अंडर स्टेटमेंट है ना उसको भी उसको मद्देनजर रखते हुए आपके लॉस की वैल्यू भी उसी हिसाब से कम कर देंगे। एवरेज क्लॉस में अगर आप अपने डेलिबरेटली अंडरस्टेट कर रहे हो अपनी प्रॉपर्टी इंश्योर्ड की वैल्यू को, ठीक है, तो आपको प्रीमियम भी कम देना पड़ रहा है, तो क्लेम के इवेंट में क्या होगा? क्लेम अमाउंट ऑल्सो भी रिड्यूस बाय द सेम प्रपोर्शन। ठीक है, जो प्रॉपर्टी वैल्यू थी जितना अंडरस्टेट किया गया था उतना ही अंडरस्टेटमेंट आपका क्लॉज क्या नाम है क्लेम के टाइम पे कर दिया जाएगा। व्हाट इज द सैल्वेज एंड रिप्लेसमेंट? सैल्वेज और रिप्लेसमेंट होता है हमारा जो डैमेज कोई प्रॉपर्टी हुई, ठीक है, मान लो घर है कुछ डैमेज हुआ, तो इसमें जो भी रिकवर हम कर सकते हैं वो हमारा सैल्वेज होता है। सैल्वेज, ठीक है, मान लो उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस हैपेंस जब कोई टोटल लॉस में किया, ठीक है, मान लो सैल्वेज के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ कार है मान लीजिए आपकी XYZ कुछ भी कार है, तो उससे वो कार का हमने आपको प्रीमियम लिया था, आपको क्लेम दे दिया, वो कार हमारी हो गई, इंश्योरेंस कंपनी की हो गई, तो उसमें से जो चीजें यूज में आ सकती हैं दैट इज कॉल्ड सैल्वेज, उससे हम कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका होता है हमारा सेल, या तो सैल्वेज वैल्यू देके आपको क्लेम दे दिया कि ठीक है ये आप सैल्वेज वैल्यू हटा के आपको क्लेम दे दिया कि ये तो आपके बिक जाएंगी सामान, है ना, और आपको बाकी का क्लेम दे दिया। ठीक है, और दूसरा होता है रिप्लेसमेंट, ये पूरी सामान आपसे ली और आपको पूरा नया का नया दे दिया, तो रिप्लेस कर दिया। ठीक है, नए लॉस प्रॉपर्टी से नई कार आपकी चोरी हो जाती है तो क्या करते हैं? आपको नई कार दे देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। सैल्वेज मतलब सैल्वेज वैल्यू काट के जो आपको दिया जाएगा वो, और रिप्लेसमेंट मतलब आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा, पूरा पूरा नया का नया दे दिया जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, जो कि हमारे जनरल इंश्योरेंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स और बचे। व्हाट इज अ सोलेटियम फंड, आर्बिट्रेशन, IBNR, incurred but not reported, what is co-insurance and co-pay or co-payment. So this would be our last topic of the day. सोलेटियम फंड देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट एक फंड बनाती है जिसका नाम होता है सोलेटियम फंड। उसका काम क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और जो जनरल इंश्योरेंस होते हैं तीनों कंपनीज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जनरल इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं, वो इस फंड में पैसा देती हैं। और उस फंड से जो क्लेम जाता है वो कब जाता है? थर्ड पार्टी जो इन्वॉल्व होती हैं उनके एक्सीडेंट में जो खर्चा होता है मोटर व्हीकल एक्ट में,
वो जैसे हिट एंड रन हिट करके भाग गया और आदमी मर गया रोड पे, तो इस केस में मान लो उसकी पॉलिसी नहीं थी, तो अगर गवर्नमेंट उसे देना चाह रही है क्लेम, तो कैसे देगी? वो देना चाह रही है सोलेटियम फंड से देगी। ठीक है, तो सोलेटियम फंड में कंट्रीब्यूटर्स कौन होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और हमारे ये इंश्योरर्स। आर्बिट्रेशन क्या होता है? देखो कई बार क्या होता है इंश्योरेंस पॉलिसीज में आर्बिट्रेशन, मतलब डिस्प्यूट्स होते हैं। जब उन डिस्प्यूट्स, जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, है ना, आर्बिट्रेशन का सहारा लिया जाता है। आर्बिट्रेशन मतलब कोर्ट में नहीं जाएंगे हम एक आर्बिट्रेटर रखेंगे, ठीक है, वो हमारी बातें सुनेगा, इंश्योरेंस कंपनी की भी, इंश्योर्ड की भी, और वो अपना ये जुडिशियल प्रोसेस नहीं है, ठीक है, मगर उनको मतलब लॉयर्स होने की जरूरत नहीं है। पार्टीज खुद असाइन कर सकती हैं, मतलब अपॉइंट कर सकती हैं अपने डिस्प्यूट के लिए कि भाई तुम मेरा आर्बिट्रेटर बन जाओ, है ना, आप लोग बन जाइए, जो भी दो पार्टीज एग्री होंगी, है ना। मगर अगर एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ है तो दोनों पार्टीज को एग्री करना पड़ेगा। ठीक है, आर्बिट्रेशन जो है हमारा वो फास्ट मेथड होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। कब होता है आर्बिट्रेशन? जब हमारा इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में कोई ऐसा डिस्प्यूट हो गया क्लेम को लेके, किसी भी चीज को लेके, और हम कोर्ट में नहीं सेटल करना चाह रहे, लेकिन आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट चाहते हैं, तो हम आर्बिट्रेशन का मेथड लेते हैं। सोलेटियम फंड आर्बिट्रेशन। व्हाट इज इनकर्ड क्लेम्स बट नॉट रिपोर्टेड? देखो इंकर्ड क्लेम्स बट नॉट रिपोर्टेड जैसे होते हैं कि एक साल में कुछ क्लेम्स होते हैं, है ना, वो हमारे लास्ट में ही रिपोर्ट हो रहे हैं। साल भर में नहीं, दिसंबर में रिपोर्ट हो रहे हैं सारे क्लेम्स मान लो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो हुए नहीं, मगर हो रहे हैं ना, साल भर क्लेम्स हो रहे हैं, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग थोड़ी बाद में हो रही है, तो वो क्लेम्स किस में चले जाएंगे? इंकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड। तो टाइमली रिपोर्ट नहीं हो रहे, लेकिन वो बाद में रिपोर्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए एक फंड हमें बनाना पड़ता है कंपनीज को, आईवीआर क्लेम्स के लिए रिजर्व रखने पड़ते हैं, वो सारी चीजें हैं। और अगर किसी एंड ऑफ द ईयर तक, साल का अंत भी हो गया और तभी भी नहीं हुआ, तभी भी थोड़ा फंड बना के रखना होता है कि बाद में आएगा। डीले डीले जो मान लीजिए एक तरह का, ठीक है, इंकर हुए लेकिन रिपोर्ट नहीं हुए, है ना। और ये उसी साल में हमारे अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो कहता है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट में चलता है ना, कि उस साल के उसमें ही ऐड करेंगे, तो आईबीआर क्लेम्स हमारा उसी साल में अकाउंट होगा, है ना, और एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ क्लेम्स और लाइबिलिटीज हमारी रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अब देखो अगला होता है हमारा को इंश्योरेंस। को इंश्योरेंस क्या होता है हमारा? जब एक इंश्योर्ड पॉलिसी ले रहा है और उस पॉलिसी को देने वाली दो इंश्योरेंस कंपनी हो जाती हैं, ठीक है, दो इंश्योरेंस, तो वो क्या हो जाएगा? वो को इंश्योरेंस एग्रीमेंट में आ जाएंगे। कैसे? एक इंश्योरेंस हमारा एक, आप बोलोगे कि मैं तो पॉलिसी लेता हूँ, तो वो मान लो न्यू इंडिया की पॉलिसी ली मैंने, मोटर व्हीकल की, तो मुझे तो न्यू इंडिया दे रही है, हाँ न्यू इंडिया दे रही है, लेकिन उसका एक पॉलिसी को इंश्योरेंस एग्रीमेंट हो सकता है यूनाइटेड से हो, तो ये इनका इंटरनल अरेंजमेंट भी हो सकता है, ठीक है, कि इन दोनों कंपनीज का पॉलिसी आप इश्यू कर दो, लेकिन प्रीमियम में हिस्सेदारी मेरे को चाहिए। तो प्रीमियम में जो हिस्सेदारी है दैट इज कॉल्ड एज को इंश्योरेंस, है ना। लार्ज बिजनेसेस के केस में होता है, मान लो बड़े बड़े बिजनेसेस 500 करोड़ का प्रीमियम है और उसमें लाइबिलिटी ज्यादा है, तो ऐसा ही करते हैं कि भाई थोड़ा तुम बेयर कर लो, थोड़ा प्रीमियम तुम रख लो, अगर लाइबिलिटी आएगी तो बांट लेंगे। को इंश्योरेंस मतलब समझिए आप लोग, when insurance is placed simultaneously with more than one insurer, एक से ज्यादा इंश्योरर को जब बिजनेस प्लेस हो रहा है, इंश्योरेंस प्लेस हो रहा है, लार्ज बिजनेसेस के केस में ही होता है। को इंश्योरेंस हो रहा है तो को पेमेंट की बात भी कर लेते हैं। को पेमेंट क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस के केस में होता है ऐसा, ठीक है। देखो को पेमेंट और को पे भी कहते हैं इसको, और को पेमेंट भी कहते हैं, सिंपल सी चीज है। को पे क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था उसमें एक्सेस ऑफ लॉस। एक्सेस ऑफ लॉस क्या होता है? अगर कुछ एक्स वाई जेड हमारा लॉस हुआ, 1000 लॉस हुआ, तो 500 हमें अपनी जेब से देना पड़ रहा है। सिमिलरली इट इज हेल्थ इंश्योरेंस के केस में जो आप पे करते हो वो क्या कहलाता है? को पे या को पेमेंट कहलाता है। हेल्थ इंश्योरेंस में जो आप थोड़ा बहुत जो पे करते हो अपने कंज्यूमेबल्स का, दैट इज कॉल्ड एज अ को पे और को पेमेंट, ठीक है। ट्राइड की मैंने सारी चीजें जो हमारे चैप्टर में कवर करनी थी वो मैंने की हैं, और एमसीक्यूज भी मैं इसके लेके आऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, है ना, और टर्मिनोलॉजीज का, और यहाँ पे ये खत्म होता है। ट्राइड की मैंने वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो ये भी मैंने ट्राई किया, और सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं कवर कर सकूँ। कुछ टर्म्स अगर आपको लगता है कि और रीजनिंग मांग रहे हैं, समझ में नहीं आए, या फिर और अच्छे से मैं उसे कर सकता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो जाके प्लीज़ बताइएगा मुझे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और जो लोग भी इंश्योरेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैंने कोशिश की है कि ये हेल्पफुल रहे,
And thank you so much. Thank you for watching. Please like and subscribe the channel. Bye.